वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 9th की एनसीईआरटी की हिस्ट्री के बुक का एक्सरसाइज 1 फ्रांसीसी क्रांति के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इसकी थ्योरी डिस्कस कर ली है। अच्छा रहेगा यदि आप इसकी थ्योरी पहले देख लें, जिससे कि आपको क्वेश्चन आंसर आसानी से समझ आ सके। आपको इसका लिंक और क्वेश्चन आंसर का PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इसे आई बटन पर भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों से हुई, चलिए पहले इसे हम समझते हैं। जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने जाना था कि 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति क्यों आरंभ हुई थी, क्योंकि इस समय लुई 16 का शासन था और जो राजा था वो काफ़ी ज़्यादा षड्यंत्रकारी था। उसके मन में अपनी जनता के प्रति कोई भी दया की भावना नहीं थी। हमने देखा था कि किस तरीके से लोगों ने लुई 16 का विरोध किया था और जो है 1789 ईस्वी की क्रांति जो है किस तरीके से अवश्यंभावी बन गई और यह क्रांति जो है फ्रांस की जनता को किस तरीके से स्वतंत्रता दिला पाई। तो चलिए अब इसे समझते हैं। जैसा कि यहाँ दिया गया है कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत निम्न परिस्थितियों में हुई। लुई 16 का शासन था और कई बार युद्ध की मार झेलने से फ्रांस की आर्थिक स्थिति जर्जर हो चुकी थी। अब उसने नए कर बढ़ाने की आवश्यकता थी। चलिए इसे समझते हैं। जिस समय लुई 16 यहाँ पे शासन करने आया था और राजा की पदवी उसने हासिल की थी, तो उस समय फ्रांस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। सोच लीजिए कि एक तरीके से बहुत दयनीय ही थी। तब जो है लुई 16 के मन में यह विचार आया कि हम इसे कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं, क्योंकि जिस समय लुई 16 राजा बना था उससे पहले फ्रांस कई युद्धों की झेल जो है वो मार चुका था। पहले ही से वो कई युद्ध का प्रभाव उस पर पड़ चुका था और उसकी स्थिति जो है अत्यंत खराब थी। इसलिए लुई 16 ने एक रणनीति बनाई जिसके आधार पर उसने कर का बोझ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया। वह जो यह कर है वो किसान, श्रमिक और आम जनता से लेता था और कर में भारी वृद्धि करता था। इसके अलावा अगर वहाँ पे बाढ़, अकाल या भूकंप किसी भी तरीके की स्थिति आ जाए तो वो किसी भी तरीके से जनता को सहायता नहीं करता था और न ही कर में कमी करता था। वो कर को दुगने तिगुने तरीके से लेता था। लुई 16 और उसकी पत्नी जो है दोनों मिलकर, मेरी एंटोनी उसका नाम था, दोनों मिलकर जो है पूरी तरीके से फ्रांस पे जो है फ्रांस की जनता पर करों का बोझ काफ़ी ज़्यादा लाद दिए थे, जिस कारण जो है उनकी स्थिति नहीं अच्छी रह गई थी। इतना तक हो चुका था कि भूखमरी की स्थिति आ गई थी और जब भी कभी फ्रांस में अकाल वगैरह पड़ता तो सरकार जो है यानी कि राजा वो किसी भी तरीके से लोगों की सहायता नहीं करती। काफ़ी समय तक यह बर्दाश्त करने के बाद वहाँ की जनता जब इससे त्रस्त हो चुकी थी और स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई तो यहाँ की महिलाओं, पुरुष और सभी लोगों ने मिलकर जो है राजा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और तत्पश्चात जो है महल में जाकर राजा को निकाल कर और जो है गिलोटीन नाम के हथियार पर इसे सूली पर भी चढ़ा दिया गया था। उसके बाद जो है 1789 ईस्वी में हम देखते हैं कि फ्रांस को स्वतंत्रता मिल चुकी थी। अब चलिए दूसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। मजदूरों, व्यवसायियों एवं किसानों का शोषण रहा और मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। हम यहाँ देखते हैं कि जिस तरीके से लुई 16 ने व्यापारियों को, किसानों को और श्रमिकों को लूट रहे थे कर के नाम पे, और जो भी उनसे काम लिया जाता था उन्हें इसकी तनख्वाह जो है काम के हिसाब से नहीं दी जाती थी। इस कारण जो है वहाँ के मजदूरों की स्थिति दयनीय हो गई थी। उन्हें काम ज़्यादा करना पड़ता था लेकिन उन्हें वेतन नहीं दिया जाता था। इस कारण भी जो है फ्रांस की शुरुआत होना अवश्यंभावी थी। तीसरा, किसानों की फसलें कड़ाके की ठंड के कारण मारी गई और खाने पीने की वस्तुएं आसमान छूने लगी। यह जो कथन है इसके तहत कहा जा रहा है कि एक बार फ्रांस में भीषण ठंड पड़ी थी जिसके कारण सारे फसल खराब हो गए थे। इस कारण लोगों में भूखमरी की स्थिति व्याप्त हो गई थी और उस समय डबल रोटी को बहुत ज्यादा मांग पर बेचा जा रहा था, इतना कि लोग खरीद पाने में भी सक्षम नहीं थे। तत्पश्चात जो है यह क्रांति होनी स्वाभाविक हो गई थी। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि अब खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर चुके थे और नए संविधान भी बनाना शुरू कर दिए थे। इस समय कुछ दार्शनिकों के विचारों और निरंकुश शासन के लिए पूरा फ्रांस आंदोलित होने लगा था। धीरे धीरे यहाँ पे जो फ्रांसीसी साम्राज्य था वो 3 वर्गों में बटा था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में जो है पादरी और कुलीन वगैरह आते थे और द्वितीय स्टेट में भी जो होते थे साहूकार, सामंती, ये लोग आते थे और तीसरे स्टेट में निम्न वर्ग के लोग थे, जैसे किसान, श्रमिक, पढ़े लिखे, डॉक्टर, टीचर, वकील, ये सारे लोग थे। तो जो भी पढ़े लिखे लोग निम्न वर्ग में थे, इन्होंने एक नया वर्ग तैयार किया जिसे हम मध्यम वर्ग या बुर्जुआ वर्ग के नाम से जानते हैं। इनकी भूमिका काफ़ी ज़्यादा अहम रही। इन लोगों ने फ्रांस के लोगों को जो है उत्तेजित किया, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न की, राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न करने का प्रयास किया। यहाँ के न्यूज़पेपर और जो है भाषण के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया गया अपने देश के प्रति कि वे स्वतंत्रता हासिल किस तरीके से कर सकते हैं। हमने देखा कि इन सारे कारणों ने क्या किया कि अवश्यंभावी फ्रांस की क्रांति को बना दिया और तत्पश्चात लुई 16 का अंत हो गया और फ्रांस को 1789 ईस्वी की क्रांति के दौरान जो है स्वतंत्रता मिल गई। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रांसीसी समाज के
किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला और कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए? क्रांति के नतीजों से समाज में किन समूहों को निराशा हुई? चलिए इसे समझते हैं। जिस समय फ्रांसीसी क्रांति नहीं हुई थी तो उससे पहले कुलीन और पादरी जो है वो राजा के अधिकारी होते थे, अपनी मनमानी ढंग से शासन व्यवस्था करते थे। चर्च जो है वो भी भारी कर लगाकर जो है जनता से पैसे लूटती थी और राजा तो लूटती ही थी। तो दोनों तरफ से जो जनता और श्रमिकों की स्थिति थी वो अत्यंत ही खराब थी। इसमें जो निम्न वर्ग में पढ़े लिखे लोग थे, मध्यम वर्ग के लोग, फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में जब हो गई तब इन लोगों को काफी ज्यादा सहूलियत मिली, इनकी स्थिति अच्छी हो गई। इनकी वजह से ही फ्रांस को स्वतंत्रता मिली थी और पहले के मुकाबले जो है निम्न वर्ग की स्थिति जो है अच्छी होने लगी थी। और जो उच्च वर्ग के लोग थे, प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग में जो लोग आते थे, उनकी स्थिति गंभीर हो गई थी क्योंकि उन्हें यहाँ से मारकर भगा दिया गया था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद एक ऐसे नियम को बना दिया गया था जिसके तहत राजा के कार्य में जितने भी लोग संलग्न थे उसको या तो जेल में डाल दिया गया था या गिलोटीन हथियार पर जो है सूली पर उन्हें चढ़ा दिया गया था। चलिए इसे समझते हैं। फ्रांसीसी समाज के तीसरे तबके यानी कि निम्न वर्ग के लोग, किसान, जितने भी थे, कुलीन वर्गों को सत्ता छोड़ना पड़ा और जनता को सामंती कर जो वसूला करते थे बिना मतलब में दुगना कर उन लोगों को सत्ता छोड़कर भागना पड़ा। पादरी वर्ग को निराशा हुई, जिनकी चर्चों को बंद कर दिया गया, चर्चों को भवनों कार्यालयों में तब्दील कर दिया गया। ये कार्यालय मध्यम वर्ग के लिए थे और जो नई राजनीतिक व्यवस्था बनी थी उनके लिए थे। तो हमने देखा कि तीसरे तबकों को फायदा हुआ और जो प्रथम और द्वितीय वर्ग के लोग थे, पादरी और कुलीन, उनको यहाँ से भागना पड़ा। अगर वे नहीं भागते तो उन्हें जो है जेल में बंद कर दिया था। उनके जो चर्च और धार्मिक स्थल थे उनको जो है ऑफिस और कार्यालय में बना दिया गया ताकि वहाँ पे जो है फ्रांस के हिसाब से कार्य संचालन किया जा सके। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई? चलिए पहले इसे सरल शब्दों में समझते हैं। जिस समय फ्रांस में क्रांति हुई थी 1789 की, पहली स्वतंत्रता क्रांति थी। उस समय जो है यह लहर पूरे यूरोप में दौड़ी, यूरोप से लेकर पूरे विश्व में दौड़ी, जिसका प्रभाव यूरोप के देशों पर पड़ा भी, लेकिन इसका प्रभाव जो है विश्व के कई देशों पर भी पड़ा। हम अपने भारत की अगर बात करें तो फ्रांसीसी क्रांति की स्वतंत्रता से ही प्रेरित होकर भारत में भी स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था। अब चलिए इसे समझते हैं। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण थे। जिस समय फ्रांस में स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी उस समय वहाँ के जितने भी दार्शनिक वगैरह होते थे उन्होंने मुख्य रूप से भूमिका निभाई थी। उन्होंने वहाँ की जनता को प्रेरित करने का प्रयास किया, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और अपने अन्याय के विरुद्ध लड़ने के बारे में उन लोगों को सिखलाया, ताकि हम देखते हैं कि 1789 ईस्वी तत्पश्चात जो है फ्रांस के लोगों को स्वतंत्रता मिल गई। विश्व के अधिकांश देशों के अंदर जहाँ तक इस तरह की क्रांति की आवश्यकता थी उन्हें फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा मिली। विश्व में और पूरे यूरोप में जो है जितने भी देश जिन पर शासन किया जा रहा था, जो किसी न किसी विकसित देश के उपनिवेश थे, छोटे और निर्बल देश जिन पर उन्हें स्वतंत्रता नहीं मिली थी, फ्रांस की क्रांति हो जाने के बाद उनके मन में भी अपने देश के प्रति जो है राष्ट्रवादी भावना प्रबल होने लगी थी। और हम क्या देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति के साथ ही विश्व और यूरोप के बहुत सारे जितने भी शहर थे बड़े बड़े, वे सब आराम से जो है स्वतंत्रता के लिए प्रयास करने लगे। और हम देखते भी हैं कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो फ्रांस की क्रांति के बाद स्वतंत्र होने शुरू हो गए थे। तो आप देख सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति की स्वतंत्रता का प्रभाव जो है वो पूरे विश्व पर पड़ा। तीसरा है, अमेरिका, रूस और इंग्लैंड से भी इस क्रांति को प्रेरणा मिली और विश्व पटल पर आमूल परिवर्तन हुए। अमेरिका पर भी जो है वो इंग्लैंड का उपनिवेश था और भी बहुत सारे देश, भारत, रूस पर भी जो है किसी न किसी देश का एक तरीके से क्या था तो वो उपनिवेश बना कर रखे थे, उन पर अपना जो है प्रभाव जमाया था, उन्हें आज़ादी नहीं देना चाहते। बहुत सारे ऐसे देश, अमेरिका, रूस और इंग्लैंड, काफ़ी ज़्यादा इनसे प्रेरणा ले सके और प्रेरणा लेने के बाद जो है इनमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन भी आया। इस क्रांति की प्रेरणा से विश्व के अनेक सामाजिक, राजनीतिक और क्रांतिकारी आंदोलन हुए। फ्रांस की घटना हो जाने के बाद जो है विश्व और यूरोप के सारे देश सतर्क हो चुके थे। जिस तरीके से फ्रांस में राजनीतिक व्यवस्था कायम की गई थी और आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, उसी तरीके से बाकी देश भी इसका अनुसरण करने लगे। आपने सुना होगा वहाँ नेपोलियन जो था, जिसने क्या की थी कि स्वतंत्रता प्राप्ति की घोषणा की थी और पूरे यूरोप में वह स्वतंत्रता दिलवाना चाहता था, राजतंत्र को समाप्त करके प्रजातंत्र की स्थापना कराई। उसने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी स्वतंत्रता आंदोलन में और यूरोप में भी इस क्रांति को फैलाने का प्रयास भी किया था। लेकिन 1815 में वाटरलू के युद्ध में फ्रांस में मारा गया नेपोलियन। उसके बाद जो है उसका जो स्वप्न था कि पूरे विश्व को वो स्वतंत्र का पाठ सिखा सके, वो अधूरा रह गया। इस क्रांति में तानाशाही और निरंकुश शासनों के अंत हुआ और विश्व जनमानस अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन को प्रेरित करते रहा। यहाँ सामान्य जनता के आधार पे जो है किस तरीके से हमने देखा कि फ्रांस की क्रांति में आम जनता वर्ग और श्रमिक, किसान और दार्शनिक, वकील, डॉक्टर, इन लोगों ने और दार्शनिकों की मुख्य भूमिका रही कि यहाँ के लोगों ने के द्वारा जो है
प्रेरित किया गया उन लोगों को अपने राष्ट्र के प्रति। और हम देखते हैं कि जो जिनका शासन वे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, एक समय ऐसा आया जब निरंकुश शासन व्यवस्था को सत्ता से उखाड़ फेंका गया और जो है हमें स्वतंत्रता हासिल हुई। फ्रांस की आम जनता के द्वारा ये स्वतंत्रता जो है उन्हें मिल सकी। तो इससे विश्व के तमाम जितने भी देश थे वे प्रेरित हो रहे थे कि हम भी आम जनता, हम भी क्या कर सकते हैं, उनका मुकाबला कर सकते हैं जो हमारे लिए हमें स्वतंत्रता नहीं देना चाहते, जिनके कब्जे में हमारा देश है, हम इन्हें आज़ाद कराना चाहते हैं। उन्हें बल मिला और प्रेरणा मिली, तब जाकर आम जनता भी सुदृढ़ हो गई और स्वतंत्रता के लिए जगह जगह प्रयास होने लगे। अब आगे चलते हैं, चौथा क्वेश्चन, उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाइए जो आज हमें मिले हुए हैं जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में है। मतलब हमारे पूरे विश्व में जितने भी देश है वहाँ कुछ न कुछ मौलिक अधिकार बनाए गए। हमारे देश में भी मौलिक अधिकार हैं। वे अधिकार आए कहाँ से, वे मिलते जुलते कहाँ से? तो ये फ्रांस की क्रांति की ही देन है। वहीं से जो अधिकार प्रारंभ में बने थे, हम देखते हैं कि आज सभी देश में वे जो है आपको दिखाई पड़ेंगे। भारत देश में भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि जीवन का अधिकार, यह फ्रांस की क्रांति की देन है। वहीं व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब तमाम लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार है, वे अपना जीवन जी सकते हैं। मनुष्य जो है वो स्वतंत्र पैदा होता है, उसे किसी तरीके से बंधन में नहीं जकड़ा जा सकता है। कानूनी बराबरी का अधिकार, समाज में कैसे भी वर्ग के लोग हो, उच्च वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, सबको समानता का अधिकार दिया जा सके। उसके बाद जो है स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व, मतलब हमारा जो भी संविधान बना है उसका पालन हम कर सकते हैं। सभी लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार है। यहाँ पे सब लोगों को एक समान जीने का अधिकार है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। और आपस में हमें कैसी भावना जागृत करनी चाहिए? बंधुत्व की भावना। भारत में भी जो प्रस्तावना दी गई है उसके अनुसार अगर आप उन्हें पढ़ें तो आपको मालूम चलेगा कि यहाँ बंधुत्व और मित्रता पर जोर दिया गया है, जो कि बंधुत्व का गुण जो है ये फ्रांसीसी क्रांति की ही देन है। हम देखते हैं कि ये सारे अधिकार, जीवन के अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार, कानूनी बराबरी के अधिकार और स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व का अधिकार, ये सारे के सारे जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, ये हमें फ्रांस की क्रांति की ही आधार पर मिले हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकार के संदेश में नाना अंतर्विरोध है? सार्वभौमिक अधिकारों का संदेश वास्तव में अंतर्विरोधों से घिरा है। जैसे मान लीजिए कि हम अपने भारत देश की बात करें या फ्रांस की ही बात करें, तो जिस समय फ्रांस को स्वतंत्रता नहीं मिली थी और 1789 ईस्वी का जब फ्रांस को स्वतंत्रता मिल गई, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे नीचे वर्ग के लोग जो थे और मध्यम वर्ग के लोग, उनको भी समानता का हक दिया जा रहा था। जो भी अधिकार बनाए गए थे उनके लिए भी बनाए गए थे। तो सोचना और उसको लाना दोनों में काफी ज्यादा अंतर होता है। मतलब इस चीज को बनाना और जागृत करना और संविधान की पुस्तक में लिखना, ये सारी बातें जो है अलग है। इसके बहुत सारे जो लोग होते हैं वो विरोध में होते हैं, क्योंकि जो उच्च वर्ग होता है वो कभी नहीं चाहता है कि निम्न वर्ग जो है हमारे स्तर, हमारे मतलब बराबर में आ सके। तो हम क्या देखते हैं कि इसके प्रति जो है बहुत सारे अंतर विरोध है। मनुष्य और नागरिक अधिकारों की घोषणा में कई आधार संदिग्ध है। उदाहरण के लिए, कानून केवल समाज की हानिकारक कार्रवाई को रोकने के लिए अधिकार रखता है, जबकि अन्य व्यक्ति के खिलाफ अपराधों के बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं था। जैसे कि अगर हम फ्रांस की बात करें तो जो भी पहले वहाँ कानून बनाया गया था वो सिर्फ निम्न वर्ग के लोगों पर ही आधारित था। मतलब अगर वे कोई जुर्म करते हैं तो उनके लिए सजा थी, ना कि बड़े लोगों के लिए। बड़े जितने भी उच्च वर्ग के लोग थे वे आसानी से जो है कोई भी कार्य कर सकते थे, यहाँ तक कि आपराधिक कार्य भी करते थे। तो कानून को ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून को उच्च वर्ग या निम्न वर्ग सभी के लिए क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, घोषणा में कहा गया कि कानून सामान्य इच्छा की व्यक्ति है, सभी नागरिकों को इसके गठन में भाग लेने का अधिकार है और सभी नागरिक इसके समक्ष समान है। जबकि उस समय फ्रांस का संवैधानिक राजशाही बन गया था। तब लगभग 3 लाख पुरुषों और महिलाओं को 25 वर्ष की आयु के अंतर्गत उन्हें वोट देने की अनुमति नहीं थी। जिस समय फ्रांस की क्रांति हो चुकी थी 1789 ईस्वी के बाद, तब पर भी जो यहाँ व्यवस्था बनाई गई थी उसमें बहुत सारे लोगों को वोट का अधिकार नहीं दिया गया था, न महिलाओं को। केवल उन्हीं लोगों को वोट का अधिकार दिया गया था जो 25 वर्ष की आयु के हैं। उसके बाद वहाँ भी कुछ ऐसी जनता थी जो बिल्कुल निम्न वर्ग में आती थी, अनुसूचित जनजाति की तरह, तो उन्हें यह अधिकार नहीं दिया गया था। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे जो 25 वर्ष के बाद भी वोट पाने के अधिकार को नहीं रख सकते थे। उसमें महिलाएं और कुछ लोग भी शामिल थे, जिस कारण यह जो है मतलब कानून की दृष्टि से, संविधान की दृष्टि से सक्षम नहीं है। अगर वोट डालने का अधिकार है तो प्रत्येक व्यक्ति को यह मिलना चाहिए, चाहे आयु कितनी भी रखी गई हो। उसके बाद है, अतः इससे स्पष्ट होता है कि सार्वभौमिक अधिकार फ्रांसीसी समाज के कुछ वर्गों तक सीमित था और संविधान अमीरों के लिए उपलब्ध था। फ्रांसीसी क्रांति हो जाने के बाद भी इसमें कुछ सुधार होने आवश्यक थे, क्योंकि जो लोग थोड़े पैसे वाले हैं उन्हें वोट का अधिकार आसानी से मिल जाता था और अभी भी निम्न वर्ग के कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें समाज में अधिकार नहीं दिया गया था। तो हम देखते हैं कि अभी भी जो है संविधान किसके अनुसार चल रही थी? तो अमीरों के अनुसार। यहाँ पे जो है कुछ सुधार होने अभी आवश्यक थे।
नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है? चलिए नेपोलियन के बारे में समझते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 1769 ईस्वी में रोम सागर के द्वीप कोर्सिका की राजधानी आज सीओ में हुआ था। वह असाधारण प्रतिभा का स्वामी था। उसने पेरिस के फौजी स्कूल में शिक्षा प्राप्त करके सेना में भर्ती हुआ और असीम वीरता, साहस और सैनिक योग्यता द्वारा उन्नति करके सेनापति बन गया। उसने ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया के विरुद्ध विजय प्राप्त की। तत्पश्चात वह डायरेक्टरी का प्रथम शासक बना और थोड़े ही समय में वो फ्रांस का सम्राट बन गया। उसने अपनी योग्यता और कुशलता से फ्रांस में शांति व्यवस्था की स्थापना की। चलिए अब हम इसे समझते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म जो है 1769 ईस्वी में हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की क्रांति के बाद जो है नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कैसे बना, तो हम इसके पीछे का कारण जानेंगे। जिस समय जो है जैकोबिन सदस्य दल बना हुआ था फ्रांस में, जो कि लोगों को स्वतंत्रता और राष्ट्रवादी भावना के लिए प्रेरित करता था, आगे चलकर उसमें कुछ जो है बुराइयां आ गई, जिस कारण जो है जैकोबिन की सदस्यता समाप्त हो गई और उसे समाप्त कर दिया गया। तब जाकर फ्रांस में जैकोबिन के बाद जो है डायरेक्टरी का शासन आया। और हम क्या देखते हैं कि नेपोलियन जो है एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कि बचपन में अच्छी तरीके से पढ़ाई की थी। उसके बाद उसने सेना के स्कूल में जो है बहुत सारे प्रशिक्षण भी लिए थे। तत्पश्चात वो सेनापति बन गया था। उसमें आत्मविश्वास की गुण जो है वो काफी ज्यादा थे और उसने जो है कई देशों पर भी विजय पाई थी, जिसमें कि ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया आते हैं। इसके तत्पश्चात जब फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन स्थापित हुआ तो उस समय नेपोलियन बोनापार्ट अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया और उसने यह प्रण लिया कि जिस तरीके से फ्रांस में स्वतंत्रता की लहर दौड़ पड़ी है वो उसको पूरे यूरोप और विश्व में फैलाना चाहता था, जिसके लिए वो अग्रसर था। उसने आगे के रास्ते भी खोजे। जब तक वो उसने प्रयास किया जब तक उसने यह रास्ता सक्षम किया था तब तक उसे जो है आज़ादी मिल सकी। लेकिन फिर 1815 के युद्ध में जो है वाटरलू का युद्ध हुआ था। इसमें नेपोलियन मारा गया और यहीं से उसका जो यूरोप में स्वतंत्रता का स्वप्न था वो अधूरा रह गया। आप अगले एक्सरसाइज में देखेंगे, आप जब पढ़ेंगे तो किस तरीके से नेपोलियन के मरने के बाद जो है फिर से राजतंत्र की स्थापना हो जाती है और उसका जो स्वप्न था स्वतंत्रता का, प्रजातंत्र को स्थापित करने का, वह स्वप्न जो है अधूरा रह जाता है। तो चलिए अब हम इसे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब, कमेंट करें और अपने दोस्तों में इसे अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।